तो 3 मुख्य प्रकार हैं जो लैंग्वेज से संबंधित आपके पेपर में पूछी जाती हैं। एक है अफेजिया, जब आपको लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करने में, यानी कोई क्या कह रहा है उसको समझने में दिक्कत होगी इसमें बच्चे को, और लैंग्वेज को यूज करने में भी दिक्कत होगी, है ना। तो कम्युनिकेशन में ऑटोमेटिकली दिक्कत आ जाएगी, तो ये लैंग्वेज डिसेबिलिटी बन गया। डिसलेक्सिया क्या है, वर्ड्स उसको उल्टे नजर आ रहे हैं, ए को बी पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है, छे को नौ पढ़ता है, डॉग को वॉज को सौ, मतलब सौ को वॉज को सौ, डॉग को गॉड को डॉग, वॉटेवर, मतलब रिवर्स कर देता है लेटर्स को पढ़ते समय, और पढ़ने की वजह से लिखने में दिक्कत आ सकती है, डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया क्या है, लेखन संबंधी विकार है। राइटिंग कैसी होगी, इलेजिबल होगी, डॉक्टर्स वाली एक तरह से। हालांकि अभी मैं उस दिन भी बता रही थी कि उड़ीसा में शायद कहा गया है ना कि डॉक्टर्स को लेजिबल राइटिंग लिखो भाई, है ना। वो ऐसी ऐसी बढ़िया चीजें लिख देते हैं, वो उन्हीं के स्पेसिफिक, अगर आप किसी भी लोकल डॉक्टर पे जाएंगे बिल्कुल जो पास में आपके होंगे, वो तो लिखते भाई साहब ऐसे हैं कि वो उन्हीं का कोई मेडिकल स्टोर वाला होगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि वो ही डिकोड कर पाएगा सिर्फ कि डॉक्टर साहब ने या डॉक्टर मैडम ने व्हाटएवर क्या लिखा है, कौन सी दवाई देनी है, वो उनका पर्टिकुलर जो है मेडिकल स्टोर वाला होगा, वही डिकोड कर पाएगा। बाकी सब के लिए वो डिस्ग्राफिक है, मतलब पढ़ के समझ नहीं पाएंगे बाकी लोग। तो ओडिशा हाई कोर्ट ने, या तो किसी कोर्ट ने कहा है ओडिशा में कि भाई लेजिबल लिखो, ऐसा लिखो जो पढ़ने योग्य हो, या फिर कैपिटल लेटर्स में लिखो। तो इलेजिबल होती है इनकी राइटिंग, यानी लेजिबल नहीं होती, यानी पढ़ने योग्य नहीं होती, ठीक है ना। फॉर्मल और इनफॉर्मल सिंपल होता है। फॉर्मल होता है जब आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो आपका ऐसा माहौल है जहां काम धाम वाला माहौल है एक तरह से। फॉर्मल से नहीं, देखिए जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो केंद्रीय विद्यालय में, आप फॉर्मल पहन के जाते हो, भाई आप टाई लगा के जाओगे या प्रॉपर फॉर्मल शर्ट पहन के जाओगे, साफ सुथरी सी, बहुत ज्यादा चमकती धमकती हुई नहीं पहन के जाओगे। इनफॉर्मल कपड़े आप याद कर लीजिए मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तो वो जो रॉकी का कैरेक्टर है रणवीर सिंह का, वो पूरे टाइम इनफॉर्मल कपड़ों में, एक आध जगह छोड़ दे अगर तो, है ना, एकदम चमक धमक, मतलब जिसमें कोई रूल रेगुलेशन सच है नहीं, अनौपचारिक, जैसे हम कई बार दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं तो वो अनौपचारिक बातचीत है। लेकिन अगर हम बिल्कुल औपचारिक माहौल में आ जाएं, है ना, जहां पे बिल्कुल नियम कायदे कानून सेट हैं एकदम, तो वो फॉर्मल हो जाएगा। सिंपल। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ड्रेस से आप याद रखो, जैसे जीन्स क्या है, वो आपका इनफॉर्मल में चला जाता है, जबकि अगर हम बात कर रहे हैं आपकी प्रॉपर जो ट्राउजर जो हम ऑफिसेज में देखते हैं, या सूट कोई प्रॉपर पहन के गया है, तो वो फॉर्मल है। तो उसी तरह से भाषा भी अगर एक औपचारिक माहौल में यूज हो रही है, जैसे स्कूल में या फिर ऑफिस में, कई बार हम जो भाषा यूज कर रहे हैं, या मीटिंग्स में या प्रेजेंटेशन देते हुए, तो वो क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज है, औपचारिक भाषा है। जब हम दोस्तों से बात कर रहे हैं तो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं औपचारिक पत्र होता था ना, फॉर्मल लेटर, कि हम किसी मान लीजिए प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, तो वो औपचारिक है। प्रिंसिपल आपका दोस्त नहीं है कि आप इनफॉर्मली बात करेंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं, आप अगर अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, अपने भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं, तो वो क्या होगा, इनफॉर्मल है, ठीक है। जैसे कोई आर्मी पर्सन क्या करे, अगर कोई सोल्जर अगर अपने घर वालों को पत्र लिखे, तो वो इनफॉर्मल होगी उसकी लैंग्वेज, डियर ये डियर वो वॉटेवर। और अगर वो अपने किसी ऑफिशियल को लेटर लिखते हैं, तो वो फॉर्मल लैंग्वेज हो जाएगी। तो ऑफिसेज या फिर जो फॉर्मल वर्क प्लेस है। तो अफेजिया की हमने बात कर ली, लैंग्वेज यूज करने में और समझने में दिक्कत होगी, बच्चे को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा क्या आप कह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी। डिसलेक्सिया में पढ़ने में दिक्कत होती है, रिवर्स पढ़ता है, उसकी वजह से लिखने में भी हो सकती है। डिस्ग्राफिया तो है ही लिखने की दिक्कत। और एक और चीज होती है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया है आपका लैंग्वेज को बेसिकली यहाँ पे ना मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, बच्चों को पेन पकड़ने में, लिखने में भी दिक्कत इसकी वजह से आ सकती है, डिस्प्रैक्सिया की वजह से। वैसे सिर्फ लेखन की दिक्कत डिस्ग्राफिया कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं जल्दी जल्दी कराइए, चाय मिलेगी तभी करा पाऊंगी, अब तो जल्दी जल्दी देखिएगा। तो टीचिंग मैगजीन्स, ये आपको पता है, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, आपको सीडीपी में भी हेल्प करेगा। नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो बच्चा जानता है, जो उसकी ओल्ड नॉलेज है, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, वो कुछ ना जो भी घर से लेके आता है बच्चा, चाहे उसकी भाषा हो, उसकी संस्कृति हो, हर कुछ आपको एक्सेप्ट करके उसको नींव की तरह इस्तेमाल करना है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी उदाहरण से नियम की ओर, एग्जाम्पल टू रूल आप इसको कह सकते हो, इंडक्टिव मेथड जिसको हम कहते हैं, है ना, एग्जाम्पल टू रूल। तो वो कौन सा लैंग्वेज का मेथड है जो रूल पे फोकस करता है, इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो डिडक्टिव मेथड। जो एग्जाम्पल पे फोकस करे, एग्जाम्पल से रूल जाए, तो वो इंडक्टिव मेथड, ठीक। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, आपको कभी भी अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त। मूर्त क्या है, आपने पेन दिखाया और फिर बताया PEN, पेन लिखते हैं, यानी जो चीज जिसको छू सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट विचारों में होता है ना। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सरल चीजें और फिर धीरे धीरे जटिल की ओर जाते हैं, सरल से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं हम, ठीक है। चलिएगा, खैर टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको पता है, टीचिंग एड्स भी कह देते हैं, TLMs कह देते हैं हम इनको। इनका मुख्य जो प्रयोग है वो टीचिंग को इंटरेस्टिंग, आपके चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने में, जैसे मैंने इतने सारे आपके पिक्चर्स वगैरह यूज की, तो ये रुचिकर बनाता है। अटेंशन बच्चे की जो है ज्यादा बनी रहती है। अगर मान लो मैं यहाँ सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे खड़ी होती तो हो सकता है आप ज्यादा बोर होते, लेकिन जब आपको पिक्चर्स या अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं तो मन लगता है। तो अटेंशन बच्चे की ग्रैब हो पाती है, इंटरेस्टिंग बनाता है ना, लॉन्ग लास्टिंग रहती है बच्चे के दिमाग में चीजें। और ये 3 प्रकार हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं, बट इसमें 4th भी होता है। विजुअल एड्स होते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया जिसको देख करके पढ़ सके, दृश्य सामग्री। ऑडियो है जिसमें आपका लिंगुआ फोन, या फिर आजकल हम ऑडियो बुक्स की बात करते हैं। ऑडियो विजुअल हो गया आपका जैसे कंप्यूटर है या फिर ये स्मार्ट बोर्ड है। ICT की अगर हम बात करें, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मैं आपसे आप तक इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेट कैसे कर पा रही हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो ये ICT में आ जाएगा। एक्टिविटी एड्स होते हैं, बच्चों को आप फील्ड ट्रिप पे ले गए, कहीं कोई एक्टिविटी करा दी, अंताक्षरी खिलवा दी, तो एक्टिविटी एड्स हो गए। चलिए खैर, रियलिया आपको पता है पेपर में पूछ लेता है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से जब आप सिखा रहे हैं तो वो रियलिया है, ये भी एक तरह का टीचिंग एड ही है ना। रियलिया बना है रियल वर्ड से,
रियल मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स यूज्ड एज टीचिंग मटेरियल्स, यानी एवरीडे जो हम दैनिक जीवन में अपने जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं उनको जब हम क्लासरूम में ला करके एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये रियलिया कहलाएगा। कि आप बॉल के बारे में बता रहे थे या स्फीयर समझा रहे थे, मान लीजिए कोई सर्कल के बारे में बात कर रहे थे और आप बॉल ले आए और दिखाएं बेटा ये भी देखो इसकी सर्कुलर है ये भी, है ना, या आप कोई शेप पढ़ा रहे हैं मान लीजिए तो आप रेक्टेंगुलर पढ़ा रहे हैं, कोई और शेप पढ़ा रहे हैं, बुक ले आए, है ना, या आपको एप्पल के बारे में बात करनी थी तो क्लासरूम में आप एप्पल ले आए या एप्पल का कुछ ऐसा वो ले आए। जब आप चम्मच पढ़ा रहे हैं तो स्पून दिखा दिया आपने या उसका छोटा रूप दिखा दिया। जब आप फैन की बात कर रहे हैं छोटा सा फैन ले गए। तो अगर हम बात करें आपका बनाना की तो प्लास्टिक के बनाना ले गए, तो मतलब रियल लगे एकदम, जो डेली ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप क्लासरूम में यूज कर रहे हैं। तो इससे टीचिंग लर्निंग जो है वो कॉन्क्रीट बनती है। वो जो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट वाली बात है, मूर्त से अमूर्त जा पाते हैं हम। डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग, देखो डायग्नोस्टिक टेस्ट बस आपको सिंपल याद रखना है कि एक तो हमें फीडबैक, क्राइटेरिया एनालिसिस इन सब पे भी छोड़ दो, इसको नहीं करते हैं डिस्कस। डायग्नोस्टिक टेस्ट है मतलब गैप्स का, बच्चे की वीकनेस पता करनी है, स्ट्रेंथ पता करनी है, क्या करेंगे, या गैप्स का पता करना है, कमियां कहाँ हैं ये पता करना है। सिंपल आपको उसकी नीड्स पता करनी है कि वो कितना जानता है, आगे कैसे सिखाना है, कौन से मेथड का इस्तेमाल करें, सबके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का आप इस्तेमाल करेंगे। डायग्नोस करेंगे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत, देखने में दिक्कत, कोई दुनिया की दिक्कत हो, आप पहले डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं कारण पता लगाओ। आपको बुखार है 4 दिन से, डॉक्टर सीधा दवाई नहीं देगा, अगर अच्छा डॉक्टर है पहले कहेगा टेस्ट करा लो भैया, पता लगाओ। या फिर वो डायग्नोस कैसे करेगा, अगर टेस्ट की जरूरत नहीं है तो सिम्टम पूछेगा आपसे, तो वो सिम्टम के आधार पर फिर डायग्नोस करेगा, है ना। तो पहले कारण पता लगाया जाता है कि बच्चा बार बार पीछे से ऐसे आंखें झपकता है और बार बार खड़े होकर दिखता है, तो ऐसा हो सकता है कि आईसाइट में प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है कोई और रीजन हो, तो आप पहले पता लगाते हैं। तो रीजन पता करना, डायग्नोस करना है, निदान करना है, फिर हम उपचार देते हैं, रेमेडियल टीचिंग। तो इसमें आप रीटीच कर सकते हो, दोबारा से पढ़ा सकते हो, स्पेशल क्लासेस लगा सकते हो, बच्चों की नए ढंग से पढ़ा सकते हो। तो हमेशा DR होता है, पहले डायग्नोस रीजन पता करिए कोई भी बात हो क्लास में, और बाद में रेमेडी दे दीजिए। सिंपल सरल सुंदर सस्ती टिकाऊ बात है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट, ये भी आपको पता है। टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या है भाई, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, कितना आपने सीखा, जो ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित हुए थे साल भर जब आपको पढ़ाया गया वो किस हद तक अचीव हो पाए। भाई हर चीज का एक उद्देश्य होता है, तो आपके हर एक चैप्टर का या आपके सिलेबस का उद्देश्य है कि बच्चों को इससे ये आ जाएगा। जब आप लेसन प्लानिंग करते थे तो एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो वो जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पढ़ाया गया वो किस हद तक अचीव हो पाया, आपको कितना आया साल भर में, या जो भी आपको पढ़ाया गया वो किस हद तक आपको आता है, ये इसके लिए उपलब्धि प्रश्न पत्र या अचीवमेंट टेस्ट टीचर बनाता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, यानी दक्षता कौशल, कितने बेहतर से आपको कोई चीज आती है। ये स्किल बेस्ड ज्यादा है ना, ये स्किल बेस्ड ज्यादा है कि आप उसका प्रयोग रियल में कितना कर पाएंगे, कितने प्रोफिशिएंट हैं, कितने पारंगत हैं आप उसको करने में। ये थोड़ा थियोरेटिकल होता है अचीवमेंट टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपके अंदर किसी चीज को सीखने की क्षमता है भी कि नहीं है। आपको क्रिकेट में डाल दें और आप में क्षमता ही ना हो स्पोर्ट्स की, तो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा पहले। इसके लिए जरूरी नहीं आपको प्रोफिशिएंट होना है, पहले से पारंगत होना, नहीं, आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड आपका बिना पारंगत हुए भी लिया जा सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट, कि आप में किसी स्किल को सीखने की क्षमता है कि नहीं है। आप मान लीजिए आप टीचर बन सकते हैं या नहीं, आप मेडिकल प्रोफेशनल बन सकते हैं या नहीं, प्रोफिशिएंसी आप कितने अच्छे से कर लेते हैं किसी काम को, वो स्किल बेस्ड ज्यादा है। ये अचीवमेंट टेस्ट कितना आपने सीखा। ऑथेंटिक मटेरियल पे आ जाते हैं, कई बार ऑथेंटिक टास्क के बारे में बात कर लेते हैं लोग एग्जाम में। ऑथेंटिक मटेरियल वो मटेरियल है जिसको डे टू डे लाइफ में अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई मेन्यू हो सकता है कि आप एक मिनट रुकना, किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने ऑर्डर करने के लिए मेन्यू उठाया, वो क्या एक ऑथेंटिक मटेरियल है। देखते हैं कोई कह रहा है कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। देखो एक तो आपका सिंपल है, आपका लैंग्वेज एक्विजिशन से जरूर आता है, एक लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स से जरूर आता है क्वेश्चन, एक आपका मेथड से जरूर आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा बट वो बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन होगा। इसके अलावा अगर हम सिचुएशन बेस्ड बात करें, जो हमने अभी वो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म या आपका जो अभी मल्टीलिंगुअलिज्म पढ़ेंगे उससे जरूर आएगा। एक क्वेश्चन आपका टेस्टिंग पे जरूर आएगा, ये जो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टेस्ट है, या फीडबैक या इवैल्यूएशन क्यों करते हैं हम, मूल्यांकन क्यों होता है, FA कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन FA होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना, और सबमेटिव असेसमेंट जो है वो एंड रिजल्ट के लिए, वो जो आपने CDP में पढ़ा है वही काम आ जाएगा यहाँ पे। तो इनमें से किसी एक से आता है ये क्वेश्चन इवैल्यूएशन से। और कितने 4-5 टॉपिक तो बताई दिए, 7-8 तो पूरे टॉपिक हैं। टीचिंग मैगजीन से आगे हद से हद, नून टू अननोन बढ़ा दो, है ना। तो पेडागोजिकल जो कॉन्सेप्ट हमने शुरुआत में पढ़े हैं, राइटिंग, ये जो आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसी तरह से बनता है पेपर। ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म अपने आप में एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसा है कि आपको बच्चे का कम्युनिकेशन, बच्चे का सोशल इंटरेक्शन, यानी वो समाज में या लोगों में बहुत अच्छा महसूस नहीं करता, अपनी बात को बार बार रिपीट करता है,
एक्शंस को रिपीट करता है बार बार, है ना, और अटेंशन उसकी थोड़ी बेटर होती है, या दिमाग से कमजोर नहीं होते ऐसे बच्चे, जरूरी नहीं है जो बच्चा ऑटिस्टिक है तो वो प्रॉब्लम ही होगी, कई बार बहुत क्रिएटिव होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे, तो जरूरी नहीं है कि सारे ही होंगे। है ना, तो ये सब ऑटिज्म की विशेषताएं हैं। एक बिस्किट और एक चाय अगर आप पीले में देंगे तो मैं बहुत ही स्पीड में खत्म करा दूंगी, क्योंकि ज़्यादा अभी बचता भी नहीं है तो सही थोड़ा। अब इसके बाद क्या बचता है, ऑथेंटिक मटेरियल पे हमें बात करनी है। टीचिंग ग्रामर कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, साउंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होती हैं, डिफ्थोंग है, अच्छा अभी तो होमोनिम वगैरह भी बचते हैं, आर्टिकुलेटर्स हैं, कोई नहीं, हो जाएगा, 1 घंटे में खत्म कर देंगे, डोंट वरी। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं यार, अब इतना तो बनता भी है, अब आप इतने घंटे मतलब 3 घंटे तो लगेंगे ही ना। सिलेबस बढ़ भी तो गया ना, हिंदी को जब से इन्होंने मर्ज कर दिया तो हिंदी में सिलेबस बढ़ गया, इंग्लिश में भी बढ़ गया। बहुत बढ़िया भाई, ये मग भी हमारे, ये वाले जो स्पेस है घर पे तो खैर मम्मी और दीदी लाते रहते हैं, बट ये जहाँ पे हमारा पूरा काम होता है इस स्पेस में जितने भी मग्स हैं, कुछ छोटे छोटे कप्स को छोड़ दें तो सब आप लोगों ने गिफ्ट किए हुए हैं, है ना, हमारा जीवन ही गिफ्टिंग से चल रहा है। ये तो किसी ने 2 पेयर किए थे, एक हमारी जो हाउस हेल्प आती हैं वो दीदी दुश्मन है ये वाले बर्तनों की, है ना, कई लोग रिलेट कर पाएंगे, और वो मस्त एकदम खुश होकर बताते हैं यार हिमांशी आज ना ये हो गया। मैं कोई बात नहीं दीदी, क्या कर सकते हैं। तो एक ही बचा है ये, मुझे पता है किसी ने 2 दिए थे। देखना एक बार, मीटअप में मिलेंगे भाई, बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं, सीटेट का रिजल्ट आती मीटअप करेंगे। और कोई कह रहा है मैम सीसीई से नहीं आएगा, सीसीई कोई तो इवैल्यूएशन कर रही हूँ ना मैं, अभी डायरेक्ट सीसीई ना कह के वो इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेता है कि मूल्यांकन कैसे करें, तो फीडबैक बच्चे को सेंटर में रखो, लेबल मत करो, वही बातें जो सीडीपी में पढ़ी है। कोई कह रहा है एडीएचडी को एक्सप्लेन करो, एडीएचडी में बेसिकली बच्चे की अटेंशन, वो एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता ज़्यादा देर, उसकी अटेंशन में कमी, और हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा उछलता कूदता रहेगा, कुछ ना कुछ उसको करने को चाहिए, तो उसके लिए कम समय सीमा के टास्क आपको तोड़ देने चाहिए। बस कंटिन्यू करेंगे, एक्चुअली इतने दिनों से क्लासेस चल रही है और तैयारी में भी इतना समय जाता है, सोने उठने का भी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, नहीं तो 3 घंटे तो आराम से पढ़ा लेता है इंसान बिना चाय पिए, बट मिल रही है तो पी लेने दो यार। अंकिता कह रही मुझे भी चाय पिला दो, नींद आ रही है। कोई कह रहा सेम डेनिम मेरे पास भी है, अच्छा जी धन्यवाद। आप देख लो, चेक कर लो, क्या पता हमने इधर उधर कर दी हो। ऐसा लग रहा है आप मेरे सर पे बैठे हुए हो, मुझे एक एक मिनट भारी हो रहा है चाय पीने का। अभी तो मिलेंगे यार, अभी तो आगे की पढ़ाई बाकी है, अभी तो आप सीटेट तो पहली ही सीढ़ी है, अभी डीट प्लस भी से लेके केंद्रीय विद्यालय से लेके जहाँ भी पेपर देने जाओगे बहुत सारी मेहनत हमें करनी बाकी है। मुझे भूख क्यों लग गई आज, अच्छा खाना शायद खाया नहीं था। आज तो कह रहा 75 नंबर से ज़्यादा नहीं आते, अब नंबर पे क्यों फोकस कर रहे हो यार, रिवीजन करो जितना पढ़ चुके हो, अब मत सोचो कि कितने नंबर आ रहे हैं। नींद तो मुझे लग रहा है अब इलाहाबाद जाके, सॉरी प्रयागराज जाके ही पूरी होगी, है ना। मैं पहली बार जा रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, होपफुली जाऊंगी कल। कितने लोग हैं अलग अलग जगह से देखने वाले, बताना जरा। बस हो गया चाय का कोटा पूरा, काम पे लगेंगे। यार र्यूब्रिक्स में ना एक सेट स्टैंडर्ड होता है कि ये इतने इतने परसेंट मुश्किल क्वेश्चन होंगे, इतने आसान होंगे, फिर उसमें भी और अगर डीप में चले जाएं तो हम देखते हैं कि भाई ये परफॉर्मा के नंबर है, अगर किसी ने ये लेटर का ये ठीक से बना दिया तो 2 नंबर इसको इस स्टेप पे मिलेंगे, 2 इसमें मिलेंगे। गाजियाबाद, गोंडा, पुणे, यूके, उत्तराखंड वाला है या लंदन वाला यूके, वहाँ भी सीटेट चल रहा हो क्या पता, कई लोग होते हैं जो शादी वगैरह करके चले जाते हैं, तो अभी पता नहीं ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से तो कोई तो लर्नर है, वो देख रही थी, तो फिर उनको वापस आना होता है, शायद तैयारी करते होते हैं। चलिए भाई शुरुआत करते हैं फटाफट से, बरेली झारखंड, वाराणसी, वाराणसी भी जाना है यार इस साल, घूमना है, बट फुर्सत निकाल लेंगे, चलिए आ जाते हैं।
देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑथेंटिक मटेरियल की, तो ऑथेंटिक मटेरियल क्या है भाई? ऑथेंटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स है, मटेरियल्स स्टूडेंट्स एनकाउंटर इन देयर डेली लाइफ्स, जो भी वो अपनी डेली लाइफ में, ये बनाए इस पर्पस के लिए नहीं गए कि इनको क्लास में पढ़ाया जाए, किताब जैसे क्लास के लिए बनी है बुक जो है, लेकिन जो पैम्फलेट है, पैम्फलेट समझ लो वो कि इतने में इतना इंटरनेट, ठीक, कोई मेन्यू, आप खाने गए हो किसी रेस्टोरेंट में या होटल में व्हाटएवर, तो आप मेन्यू देख रहे हो कि भाई इसमें क्या कितने में मिलेगा, क्या है क्या नहीं है ना, वो क्या है? ऑथेंटिक मटेरियल। या न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल हो सकता है, तो ये ऑथेंटिक मटेरियल का पार्ट हो जाते हैं, जो डेली लाइफ में हम अपने आसपास देख रहे होते हैं, कोई होर्डिंग हो सकता है। ग्रामर कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चे को? तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए टीचिंग लर्निंग का ग्रामर, अंतर्निहित होनी चाहिए ग्रामर की जो टीचिंग है, कि रूल्स वो कॉन्टेक्स्ट में सीख जाए, संदर्भ में सीख जाए, चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, चैप्टर से आइडिया लेके सीख जाए, कि जब आप राम की कोई कहानी बता रहे हो तो फिर आप बता रहे हो कि जो राम या ये जो शब्द यूज हुए हैं इनको नाउन कहते हैं, तो संदर्भ में आप ग्रामर सिखा दे रहे हो, ना कि अलग से रूल्स रटवा नहीं रहे हो आप, है ना। आइसोलेशन में रूल्स रटवाना एकदम खराब तरीका है ग्रामर पढ़ाने का। साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, भैया अंग्रेजी भाषा में साउंड्स क्या होती हैं, मतलब स्वनिम कह लीजिए, फोनीम्स कह लीजिए आप इनको, या फिर हम ये कहेंगे साउंड्स को क्या कहते हैं भाई? आवाज, ध्वनियां, राइट, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, टोटल साउंड्स हैं 44, टोटल कितनी साउंड्स हैं? 44, 44 साउंड है। लेटर तो आपको पता ही है, A to Z, यानी 26 लेटर हैं, ठीक। 44 टोटल साउंड है, यानी ये 26 लेटर्स मिलकर के कितनी साउंड क्रिएट करते हैं? 44 साउंड्स बनाते हैं, क्योंकि एक लेटर से कई कई साउंड्स भी तो मिलकर के बन रही हैं। तो वाउल साउंड की अगर हम बात करें, यानी जो स्वर की ध्वनियां हैं, अंग्रेजी की बात हो रही है, जो स्वर की साउंड है वो है 20, और वाउल्स कितने होते हैं? 5, A E I O U, है ना, पता है हमें। तो ये जो 5 वाउल्स हैं या 5 स्वर मिलकर के कितनी 4 गुना साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी 5 4 जा 20, तो 20 वाउल साउंड्स हैं, 5 वाउल से 20 साउंड निकलती हैं। कॉन्सोनेंट, जो हम व्यंजन की बात कर रहे हैं, व्यंजन की ध्वनियों की बात कर रहे हैं, तो जो आपके बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट हैं वो 24 साउंड निकाल रहे हैं, यानी 5 से 20 साउंड और 21 से 24, तो 20 हो गई आपकी वाउल साउंड, और कॉन्सोनेंट जो है वो हो गई 24 साउंड, टोटल मिलकर के टोटल साउंड होती है 44। ये पहले पूछा जाता था, बट आजकल जब से इन्होंने ट्रांसलेशन का जो ड्रामा किया है उसके बाद से ये नहीं आता है, बट हमें पढ़ के तो चलना पड़ेगा, इग्नोर तो कर नहीं सकते। आते हैं वापस, डिफ्थोंग्स क्या होते हैं? डिफ्थोंग्स की अगर हम बात करें तो आ साउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वाउल्स, 2 वाउल साउंड्स के, या वॉवेल कह लीजिए, हमने बचपन से उसी तरह से पढ़ा है। तो A E I O U, इनमें से कोई 2 साउंड मिलेंगी, और जब एक सिंगल सिलेबल मिलकर के 2 साउंड एक साथ कंबाइन होंगी, आ साउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वाउल्स, E I से कंबाइन होके एक सिंगल सिलेबल बना, जैसे लाउड, O U एक साथ आ गए, है ना, 2 वाउल साउंड कंबाइन हुई और एक सिंगल सिलेबल में यूज हो पा रही है। तो इन विच द साउंड बिगिंस एज वन वाउल एंड मूव्स टुवर्ड्स अनदर, यानी शुरुआत कहां से हुई है? कॉ इन, यानी एक वाउल से शुरू होकर दूसरी की तरफ जा रही है साउंड, तो 2 वाउल साउंड को डिफ्थोंग का मतलब, ये डाई का मतलब यहाँ पे डबल, ठीक है ना। तो अगर डिफ्थोंग का मतलब यहाँ पे है कि 2 साउंड्स, वो भी कौन सी वाली? स्वर की ध्वनियां एक साथ मिलकर जब एक सिंगल सिलेबल बना रही हैं, कॉइन, लाउड, लायन, साइड, साइड में सच नहीं बनेगा, लाउड तो अगर हम माने, कॉइन अगर हम माने, टर्मोइल अगर हम माने, ऑयल अगर हम देखें, ठीक है, 2 वाउल साउंड मिलकर के एक कॉम्बिनेशन बना रही हैं, तो जब 2 स्वर की ध्वनियां मिलकर एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करती हैं तो वो डिफ्थोंग कहलाता है, एक साउंड से शुरू होकर दूसरी तरफ जाएगा। तो ये सिंपल बात है, साउंड की बात हो रही है ना। आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? आर्टिकुलेटर्स कोई भी वो ऑर्गन जो आपकी स्पीच को प्रोड्यूस करने में मदद करे, फॉर एग्जाम्पल एनी वोकल ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल आपकी वोकल कोड, ये जो आपकी वोकल कोड्स हैं जिनके माध्यम से आप बोल पा रहे हैं, या आपकी जीभ भी साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद कर रही है। एनी वोकल ऑर्गन दैट टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीच साउंड, यानी भाषा के उच्चारण में कोई भी वोकल ऑर्गन अगर मदद करता है तो वो आर्टिकुलेटर कहलाएगा, है ना। बस इतना ही जानना जरूरी है, और कोई इसको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका नेजल कैविटी हो गई, 13 सुरूर, नाक में गा रहे हैं हिमेश रेशमिया, है ना, तो वो नेजल कैविटी क्या है? एक तरह से साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद कर रही है। ये जो आपका वोकल कॉर्ड्स हैं, टंग है आपकी, ये सब क्या है? आपकी पैलेट है, आपको साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद कर रहे हैं। होमोग्राफ, अब ये इंपॉर्टेंट थे, मैं ये नहीं कहूंगी हैं, बट थे, अब थे तो हम पढ़ने पड़ेंगे, क्या पता कल को दे दें, क्योंकि अगर ट्रांसलेटेड आया तो उसमें तो ये दिख नहीं रहे हैं आजकल आते हुए, पहले बहुत आते थे। होमोग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, है ना, डिस्ग्राफिया हमें पता है। तो राइटिंग की जब हम बात कर रहे हैं, होमो का मतलब होता है सेम, है ना, हम कह रहे हैं होमोसेक्सुअल, होमोजीनियस ग्रुप, सेम एबिलिटी वाले ग्रुप, या होमोसेक्सुअल मतलब सेम सेक्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोग। तो क्या हुआ, ये होमो का मतलब है सेम, होमोजीनियस ग्रुप्स अच्छे नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं होमोसेक्सुअलिटी खराब है, वो डिफरेंट चीज हो गई, ये डिफरेंट है। तो होमो जीनियस ग्रुप नहीं, हिट्रोजीनियस ग्रुप बनाने, मिक्स्ड एबिलिटी वाले, अलग अलग क्षमताओं वाले। तो होमोग्राफ मतलब सेम राइटिंग, जो लिखे सेम जाए उनको होमोग्राफ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल LEAD,
लिखे तो सेम गए हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है, मीनिंग अलग है। ये लेड है, ये लीड है। लेड वो जो धातु होता है ना, शायद कोई जो पेंसिल में यूज होता है, लेड मटेरियल। या मैगी पे जब केसेस चल रहे थे तो उस टाइम पे इस तरह की खबरें आई थी, आपको याद होगा, इसमें लेड होता है भाई, है ना। और लीड क्या है? नेतृत्व करने वाला, लीडरशिप वाला लीड है। स्पेलिंग डिट्टो सेम है, प्रोनाउंसिएशन एकदम अलग है। यानी लिखे सेम जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सेम नहीं है और मीनिंग भी सेम नहीं है। तो होमोग्राफ इज अ वर्ड दैट शेयर्स द सेम रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म एकदम सेम एज अनदर वर्ड बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग, मीनिंग एकदम डिफरेंट है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी एकदम डिफरेंट है। शीशा जैसा, हाँ मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें होमोफोन की, होमोफोन, फोन का मतलब है किसमें? वो ग्राफ में सेम थे, यानी राइटिंग में सेम थे। ये फोन मतलब साउंड में सेम होंगे। होमो का मतलब तो है ही सेम, फोन आ गया तो मतलब साउंड सेम होगी। टू और टू, स्पेलिंग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साउंड सेम होगी। TWO2 दो वाला टू, TOO2 भी वाला टू, क्या हुआ? साउंड डिफरेंट है। साउंड क्या है? डिफरेंट है। कोई कह रहा बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक हो, जरूरी है यार। होमोफोन, टीचर्स की तो ये आवश्यकता है, टीचिंग में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप डेमोक्रेटिक हो। होमोफोन इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट दैट हैज अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। यानी कि भाई होमोफोन वो शब्द हैं जिनका उच्चारण भी सेम होता है, क्योंकि साउंड फोन, बट लिखे अलग जा सकते हैं, स्पेलिंग अलग हो सकती है, मीनिंग अलग हो सकता है ना। मीनिंग और स्पेलिंग अलग होंगे इनके केस में, लेकिन बोले सेम जाएंगे, उच्चारण सेम होगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। होमोनिम, होमोनिम होते हैं, ये लिखे भी सेम जाते हैं, बोले भी सेम जाते हैं, बस मीनिंग डिफरेंट होता है। मीनिंग तो सभी में डिफरेंट है, चाहे वो होमोफोन हो, होमोग्राफ हो, है ना, होमोनिम हो, तीनों में मीनिंग तो डिफरेंट ही है। होमोफोन में साउंड सेम है, प्रोनाउंसिएशन। होमोग्राफ में राइटिंग सेम है, लेकिन होमोनिम में राइटिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, मीनिंग अलग है। तेनू सूट, सूट कर दो, है ना। एक सूट है, एप्ट लगता है भाई, उचित लगता है तेरे पे, अच्छा लगता है, ये है सूट। और ये सूट करना मतलब एप्ट लगना, उचित लगना। ये सूट कौन सा सूट है? वो प्रॉपर सूट पहनने वाला, है ना, अंग्रेजी वाला सूट, वो हिंदी वाला सूट नहीं जो हम पहनते हैं, कुर्ती सलवार वाला सूट नहीं, है ना। तो ये सूट क्या है? क्लोथिंग स्टाइल हो गया। और वो सूट क्या है? एप्ट लगने वाला। सेम बोले जा रहे हैं, सेम लिखे जा रहे हैं, बस मीनिंग डिफरेंट है। तो होमोनिम इज अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर बट दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। सिंपल बात, नो बकवास। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो मुझे, ज्यादा नहीं करेंगे इस पे क्योंकि आजकल पूछे नहीं जा रहे, बस एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया जी, कोई कह रहा है एक बार जय श्री राम का नाम ले लीजिए, बिल्कुल ले लेंगे भाई, है प्राण प्रतिष्ठा। शुरुआत में हम सबको आके ग्रीटिंग करते हैं, राम राम से शुरुआत करते हैं। राहुल कुमार, है मेरा नाम ले लीजिए, जया कह रही हैं, ठीक है जया ले लिया। आ जाओ फटाफट चलता हूँ। देखो, वाइल रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन, लास्ट में आपको पोल का मौका देंगे, डोंट वरी। जब आप कॉम्प्रीहेंशन के लिए, समझने के लिए पढ़ रहे हैं, वी अंडरस्टैंड दैट सम पेयर्स आर एग्जांपल्स ऑफ होमोग्राफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोग्राफ। होमोग्राफ आप समझते ही हैं, मतलब लिखने में सेम होंगे। लीड, लेड है, सॉरी मेटल लिखा हुआ है तो लेड, और यहाँ डायरेक्शन देना, किसी को लीड करना, नेतृत्व करना या फिर, तो ये होमोग्राफ हो गए, दोनों सेम लिखे हैं। लेड और डेड तो अलग है भाई, लीड और डेड तो अलग है, तो ए ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। चलिए आगे आते हैं अब। आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग, यानी साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, मीनिंग अलग होगा। होमोनिम, होमोग्राफ में भी ऐसा संभव है बट होमोनिम का ही एक तरह से प्रकार हो जाएगा वो। चलिए आते हैं टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। इसमें क्वेश्चन आता ही आपको पता है, अगर लैंग्वेज एज अ होल की बात करेगा तो आप समझ जाना टॉप डाउन की बात कर रहा है। एज अ होल की अगर बात करें, संपूर्ण रूप या संपूर्ण कॉन्टेक्स्ट को समझने की बात करें, या कॉन्टेक्स्ट से संपूर्ण को समझने की बात करें, टॉप डाउन अप्रोच। अगर मीनिंग से तोड़ तोड़ के ले जाने की बात कर रहा है तो बॉटम अप, है ना। टॉप डाउन वैसे ज्यादा बेटर मानते हैं कई लोग, नए जमाने के लोग। बॉटम अप थोड़ा ट्रेडिशनल मानी जाती है ना, पुरानी मानी जाती है। अगर टॉप डाउन और बॉटम अप की माने हम तो आएंगे, पहले इसको वैसे समझ लेते हैं कि टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन क्या है भाई? इसको हम अधोगामी, इसको शीर्ष अधोगामी कह रहे हैं पेपर में। मैंने इस बार बताया भी था हिंदी में लिख करके कमेंट सेक्शन में कि इसको पेपर में दो तरह से दिया हुआ है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन बेस्ड है, अब इंग्लिश से ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी पेडागोजी को। तो टॉप डाउन को शीर्ष अधोगामी लिखा हुआ है एक जगह पे, और एक जगह पे ऊर्ध्वगामी लिखा हुआ है, तो दोनों सही है। अगर सॉरी शीर्ष अधोगामी लिखा हुआ है दैट मीन्स वो टॉप डाउन की बात कर रहा है, अगर सिर्फ अधोगामी लिखा हुआ है तो बॉटम अप की। ठीक, चलिए खैर आते हैं बॉटम अप अप्रोच क्या है। ये भी हमारी अंडरस्टैंडिंग की, पढ़ने की, मीनिंग निकालने की एक अप्रोच है। इट मींस द यूज ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, यानी कॉन्टेक्स्ट में एज अ होल समझ रहे हो आप, पूरी स्टोरी पढ़ के आइडिया ले रहे हो। बैकग्राउंड नॉलेज कैन बी प्रीवियस सिचुएशनल, कॉन्टेक्चुअल और स्कीमेटा, जो भी आपके दिमाग में पहले से है, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके। In this, a learner tries to form semantic and syntactic cues, then moves to other more specific information. पहले आप सिंटैक्टिक और सिमेंटिक मतलब स्ट्रक्चर और मीनिंग सेंस बना रहे होते हैं कि एक स्टोरी सुन रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो आप आइडिया ले रहे हैं कि इसका मतलब ये होगा।
लेकिन जब आपको प्रॉपर मतलब समझाया जा रहा है तब वो टॉप डाउन बॉटम अप में आ जाएगा। ठीक, तो बॉटम अप क्या है? इट मींस द यूज ऑफ इनपुट्स का यूज है, वर्ड मीनिंग, साउंड, क्लॉजेस, इन सबको बेसिक तोड़ तोड़ के समझ रहे हैं। टीचिंग स्टार्ट होती है स्मॉल डिटेल से, वहां पे एक कंप्लीट मीनिंग से, यहाँ पे स्मॉल डिटेल से, बॉटम से अप जा रहे हैं। अब इसको एक चार्ट से समझते हैं, थोड़ा बेटर समझ पाएंगे आप। बॉटम अप अप्रोच की अगर हम बात करें, वो डिपेंड करता है क्या पूछा है क्वेश्चन ने, दोनों ही ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पूरा कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो आपको टॉप डाउन के साथ जाना होगा। देखिए ये शुरू होता है लेटर रिकॉग्निशन से, है ना, ये उल्टा एरो आ गया ओ गॉड सॉरी, लेटर रिकॉग्निशन से बॉटम अप अप्रोच, ये एरो गलत लग गया, उधर लगना चाहिए था। लेटर रिकॉग्निशन, ए बी सी डी, पहले आपको अक्षरों की पहचान कराई जाएगी, ऐसे ही सीखा है हमने टॉप डाउन अप्रोच से ही, भाषा को, इंग्लिश को तो स्पेशली। ए बी सी डी ई एफ जी एच, देख लो मेरी ए बी सी डी देख लो आप, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के वॉट एवर, ये क्या है? लेटर रिकॉग्निशन, या क ख ग घ, पहले आप अक्षर की वर्णों की पहचान से शुरू कर रहे हैं, फिर आपको इन वर्णों को जोड़ के फोनेटिक एनालिसिस यानी ध्वन्यात्मक एनालिसिस करते हैं कि भाई अगर सी और एच को मिलाएं तो च की आवाज आएगी। ये क्या है? फोनेटिक एनालिसिस है कि किस साउंड किस वर्ण को मिलाकर के कौन सी आवाज बनती है, ये फोनेटिक एनालिसिस है। फिर आता है वर्ड रिकॉग्निशन, अब आपको पता लग जाता है सी ए टी कैट लिखा है, बी काउ लिखा है, या कोई और शब्द लिखा है, तो आप शब्द पहचानना शुरू कर देते हैं। पहले आपने लेटर्स को पहचानना शुरू किया, एबीसीडी सीखी, फिर वो साउंड को मिलाकर के साउंड कैसे बनता है ये सीखा, किस लेटर से कौन सा साउंड निकलता है ये सीखा। वर्ड रिकॉग्निशन, फिर आपने वर्ड्स को रिकॉग्नाइज पहचानना सीखा, शब्दों को। फिर फ्रेज कॉम्प्रीहेंशन, है ना, फ्रेज कॉम्प्रीहेंशन क्या है? गया वेंट, गया गया, है ना, गया गया, गया गया, गया एक व्यक्ति है जो गया, तो गया वेंट फ्रेज है, दो शब्दों को जोड़ के कुछ बना दिया, एक छोटा सेंटेंस का पार्ट। अब सेंटेंस क्या हो सकता है? प्रॉपर के राम गोज टू स्कूल या वॉट एवर। पैराग्राफ कॉम्प्रीहेंशन, अब आप पैराग्राफ पे आते हैं जिसमें कुछ लाइंस कुछ सेंटेंसेस होंगे, फिर जब आप पैराग्राफ को समझने लगते हैं तो एक कंप्लीट स्टोरी को समझने पे जाते हैं, तो आप छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं यहाँ पे। ये है बॉटम अप, बॉटम से अप। बॉटम क्या है? एकदम वर्णों की पहचान। अब क्या है? कंप्लीट स्टोरी पे जाना। इसका जस्ट उल्टा होता है टॉप डाउन, आप शुरू ही स्टोरी से करते हैं, और टॉप डाउन शुरू करते हैं एकदम स्टोरी के कॉम्प्रीहेंशन से, कि ये आइडिया ले लेते हैं इस बारे में होगी ये कहानी। फिर उसके बाद आप पैराग्राफ को समझते हैं, उसमें एक एक पैराग्राफ में तोड़ के कविता आपकी टीचर आपको समझा रही है, पहले पूरी कविता का रेसिटेशन हो गया यानी पोएम का, फिर आप सेंटेंस पे ब्रेक करते हैं, एक एक सेंटेंस को समझते हैं, जो पैराग्राफ का आइडिया ले लेते हैं। तो सेंटेंस के बाद फ्रेज को, जो छोटे आपके फ्रेजेस हैं उनको समझ रहे हैं, फिर आप फ्रेज से आएंगे वर्ड रिकॉग्निशन पे, एक एक वर्ड को समझ रहे हैं, वर्ड मीनिंग पे पढ़ाने लग गई टीचर बाद में। फोनेटिक एनालिसिस, किस शब्द का क्या प्रोनाउंसिएशन होगा उस तरफ जा रहे हैं, कैसे बना वो। और लेटर रिकॉग्निशन है, एक एक वर्ण पे आ गए। तो ये है टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। आते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको क्या समझ में आया। देखो फटाफट से बताओ अयोध्या कब जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे यार, जैसे ही मौका लगेगा बिल्कुल जाएंगे, जरूर जाएंगे, देखिएगा। बहुत बढ़िया। देखिए एक बार फटाफट से। ओ गॉड, तो बैठ बैठ के ना ये लैपटॉप के सामने ना बैक की बैंड बज गई है, बस आपका पेपर हो जाए, जिम जाना है, मतलब एक्सरसाइज करनी है किसी भी फॉर्म में हो जाए। देखो एक बार डी कह रहे हैं कई लोग, चलिए समझते हैं फटाफट से। अगर हम देखें, अ टीचर ऑफ क्लास 8th asks her learners to listen to the 5 sentences she reads out। 5 वाक्य जो है रीड आउट किए हैं टीचर ने, 8th क्लास के बच्चे हैं, उनको सुनने को कहा है। एंड राइट देम डाउन द एग्जैक्ट सेंटेंसेस, एग्जैक्ट सेंटेंसेस को राइट डाउन करने के लिए कहा गया है, ठीक है। विच स्ट्रेटेजी ऑफ लिसनिंग शी अटेम्प्ट्स टू प्रमोट, कौन सी स्ट्रेटेजी को वो प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 8 asks her learners to listen to the 5 sentences she reads out। 5 सेंटेंस रीड किए, उनको नोट डाउन करने की बात कर रही है टीचर। कौन सी स्ट्रेटेजी है? सेंटेंस स्टोरी की बात होती तो हम कहते हैं पैराग्राफ की बात होती, डिपेंड करता है। अभी सेंटेंस को ही राइट डाउन एग्जैक्ट सेम वे में करने को कह रही हैं, बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि कंप्लीट स्टोरी का एक कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बना रही है, तो बात अलग हो जाती है। डिक्टेशन एज अ स्ट्रेटजी कुछ नहीं है यहाँ पे, सेंटेंस यानी पार्ट्स हैं सेंटेंस। तो पैराफ्रेजिंग एक चीज होती है, फटाफट से समझते हैं, राइटिंग में यूज करते हैं हम इसको। पैराफ्रेजिंग की अगर हम बात करें, अपने शब्दों में कहना किसी चीज को, पैराफ्रेजिंग मींस फॉर्मुलेटिंग समवन एल्सेस आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स। किसी ने कुछ कहा और आप अपने शब्दों में कह रहे हैं उस चीज को, या लिख रहे हैं, व्हाटएवर आपका जैसा मन करे। तो पैराफ्रेज अगर हम कर रहे हैं, दैट मींस हम अपने शब्दों में कह रहे हैं। आप मूवी में देख के आए कोई, है ना, आप अपना कहीं गए शादी में, है ना, वहां से कुछ चुगलियां लेकर के आए, तो आपकी किसी आंटी अंकल ने 2 की 4 लगा करके आपको बताई, वो पैराफ्रेज कर दी उन्होंने अपने शब्दों में। फिर जब आप पूछने जाएंगे कि क्या अंकल या आंटी या फलाने आपने ऐसा कहा था मेरे बारे में, वो कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो अपने तरीके से बता रही थी, मेरा वो मतलब नहीं था। पैराफ्रेजिंग क्या है? अपने शब्दों में चेंज कर देना चीजों को।
ठीक है, तो हम लिखने में बेसिकली इसको यूज करते हैं। और पैराफ्रेजिंग क्या है, बस थोड़ी देर की क्लास हो रहा है आपकी। पैराफ्रेजिंग मींस फॉर्मुलेटिंग समवन एल्सेस आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स, कि भाई कलाम साहब ने ये कहा है और आपने अपने शब्दों में बता दिया इस चीज को, है ना। तो आप अपने शब्दों में, लगभग सेम ही लेंथ रहती है इसमें जितनी ओरिजिनल टेक्स्ट की होती है, बस आप अपने शब्दों में उस बात को, जैसे समरी लिखने को कहती टीचर ने आपसे, तो वो आप अपने शब्दों में लिख रहे हैं। नोट टेकिंग और नोट मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी। नोट टेकिंग है जब आप लेक्चर के ड्यूरिंग लेक्चर के दौरान, किसी सेमिनार के दौरान, किसी क्लास के दौरान, आप जैसे जैसे स्पीकर बोल रहे हैं आप फटाफट लिखते जा रहे हैं। इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, सोर्सेज वो एक लेक्चर हो सकता है, वो एक यूट्यूब वीडियो हो सकता है, वो एक किसी की स्पीच हो सकती है। आप मेन पॉइंट्स को लिखते जा रहे हैं, नोट बनाते जा रहे हैं साथ के साथ, जैसे आप में से कई लोग कर रहे होंगे नोट टेकिंग। नोट मेकिंग क्या होता है, आप नोट टेकिंग के लिए कुछ टिप्स हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने 150 पेज की पीपीटी बनाई है सारी वही लिख दोगे। यूज फ्रेजेस वर्ड एब्रीवेटेड फॉर्म्स, कि मैंने जब बात की है कि भाई सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, तो आपको जो पता है मैं तो डायरेक्ट खुद ही निमोनिक दे देती हूँ, फिर भी आप शॉर्ट में लिख रहे हैं, एब्रीवेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, निमोनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉलो अ पैटर्न और डायग्रामेटिक फॉर्म और फ्लो चार्ट, कि भाई अच्छा ये होता है, ये होता है, बॉटम अप एक तरफ लिख लिया, टॉप डाउन एक तरफ लिख लिया, फ्लो चार्ट बना लिया, तो उससे इंटरेक्टिव भी रहता है, समय बचता है आपका। नोट मेकिंग क्या है अब, नोट मेकिंग है, नोट मेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू हियर और रीड, जो भी आपने सुना है या पढ़ रहे हैं आप किसी लेक्चर के दौरान या जो भी किताब में पढ़ा, सब कुछ नहीं लिख देना है। नोट मेकिंग क्या है, आप अपना दिमाग लगाते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग, कनेक्टिंग एंड सिंथेसाइजिंग आइडियाज फ्रॉम योर लेक्चर्स और रीडिंग। आप अपना दिमाग लगा के सिंथेसाइज मतलब कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, अपने तरीके से लिख रहे हैं उस चीज को, तो वो नोट मेकिंग है, जो खुद से आप खुद के नोट्स